Hello friends, so I welcome you for one new lecture which is on Bernoulli's theorem. तो इस लेक्चर हम देखेंगे कि बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या बर्नौली थ्योरम के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट देखते हैं बर्नौली थ्योरम और बर्नौली इक्वेशन का। स्टेट्स दैट फॉर ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती हो या जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उस तरह के फ्लूइड कहलाते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनविसिड फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। किसी भी इनकम्प्रेसिबल इनविसिड फ्लूइड के लिए टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द फ्लो। ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझते हैं। ये इसका एक स्टेट वो देख सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स कॉन्स्टेंट, जिसमें आपका P प्रेशर शो कर रहा है, रो डेंसिटी शो कर रहा है, V वेलोसिटी शो कर रहा है, H हाइट को शो कर रहा है। और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पहला टर्म है ये प्रेशर एनर्जी को शो कर रहा है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है और ये पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। तो बर्नौली थ्योरम एक तरह से ये भी कहता है कि तीनों एनर्जी का जो समेशन होगा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का समेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, इन तीनों का समेशन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों एनर्जी कांस्टेंट होंगे। ये तीनों एनर्जी क्या हो सकती हैं? आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं, लेकिन इनका जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैथमेटिकल तरह से समझना चाहें, तीनों एनर्जी का सम मान लो 50 है, तो हो सकता है उसमें काइनेटिक एनर्जी 10 हो, पोटेंशियल एनर्जी 20 हो, प्रेशर एनर्जी 20 हो। अब जब ये फ्लो होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 30 हो जाए और आपका प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो 10-10 हो जाए। तो ये तीनों मतलब इसका जो समीशन होगा तीनों एनर्जी का, वो समीशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें दिखाया है P प्रेशर है, V वेलोसिटी है, रो डेंसिटी है। अब देखो इसमें और समझते हैं इसका। मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी पाइप के थ्रू और ये आपका पैरामीटर है, यहाँ पर ये 0.1 है, इसको हमने 0.11 सेक्शन कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसको हमने सेक्शन 1-1 कंसीडर कर लिया है। और यहाँ पे जो प्रेशर है उसको हमने मान लिया P1 और यहाँ पे जो वेलोसिटी उसको मान लिया मैंने V1 और ये डेटम हेड है। जनरली क्या होता है, जो डेटम हम कंसीडर करते हैं वो अर्थ की सरफेस को कंसीडर करते हैं। अर्थ की सरफेस से किसी आपके पाइप की कितनी हाइट है या फिर जहाँ भी फ्लो हो रहा है उसकी कितनी हाइट है, वो डेटम हेड कहलाता है। तो आप देखोगे यहाँ डेटम से, इस डेटम से जो यहाँ से हाइट हो गई है, इस हाइट को हमने ले लिया है Z1। तो बेसिकली P1 क्या है? प्रेशर एट सेक्शन 1-1 है, V1 क्या है? वेलोसिटी एट सेक्शन 1-1 है, Z1 क्या है? हाइट ऑफ डेटम है। ठीक है, रेफरेंस, ये डेटम लाइन है या इसको हम रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब जैसे मैंने सेक्शन सेकंड कंसीडर किया, मान लीजिए सेक्शन मैंने सेकंड यहाँ पे कंसीडर, कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए है। सेक्शन 2-2 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ मैंने कंसीडर कर लिया। तो सेक्शन 2-2 जब कंसीडर किया तो इसमें जो प्रेशर की वैल्यू मैंने P2 मान ली है, ठीक है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो V2 मान ली है और डेटम को मैंने मान लिया है Z2। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि तीनों हेड का जो समेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। एक प्रेशर हेड होगा, अभी आगे देखेंगे हम प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड क्या है। प्रेशर हेड होगा, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा था, प्रेशर एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तीनों का जो समेशन होगा वो हर जगह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हर जगह कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी 50 होगा, यहाँ पर भी 50 होगा, यहाँ पर भी 50 होगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एनर्जी जो होती है वो आपस में एक दूसरे में तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो इनका समेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बेसिकली ये बर्नौली थ्योरम है, ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब बर्नौली थ्योरम के कुछ फॉर्म्स होते हैं, आप उन फॉर्म को देख सकते हैं। एक तो इसका एनर्जी वाला फॉर्म है, जिसको आप इस तरह से देख शो कर सकते हैं, P1/ρ, ये प्रेशर एनर्जी को शो करता है। V, यहाँ पर बेसिकली ये जो एनर्जी ये है बेसिकली एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, ये प्रेशर एनर्जी को शो कर रहा है। ये इसको P1/ρ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, P1/V, क्योंकि 1/ρ क्या होता है? आपका वॉल्यूम होता है। इस तरह ये V1² GZ1, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो इस तरह से ये इक्वल होते हैं। दूसरा जो इसका फॉर्म है
वो आप देख सकते हैं हेड के फॉर्म में है। सबसे ज़्यादा यही मतलब यूज़ करते हैं लोग जनरली, ये वाला। तो इसमें P1/ρg ये कहलाता है प्रेशर हेड, V1² जी वेलोसिटी हेड कहलाता है, ये इसको काइनेटिक हेड भी बोलते हैं। Z1 क्या है, डेटम हेड है। ऐसे P2/ρg V1², तो ये आपका सबसे पहले प्रेशर हेड हो गया, वेलोसिटी हेड हो गया और डेटम हेड हो गया। अब बर्नौली क्या कहता है कि ये तीनों हेड का जो समेशन है वो हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे ये एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी भी कांस्टेंट हो। ये बेसिकली हेड भी कहाँ से ड्राइव हुए हैं, एनर्जी से ड्राइव हुए हैं। ठीक है, एनर्जी के एक्सप्रेशन को जब आपने जी से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो आपका हेड का एक्सप्रेशन आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बर्नौली थ्योरम का एक स्टेटमेंट ये हो गया, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, इनका समेशन क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। प्रेशर की फॉर्म में भी देख सकते हैं आप। प्रेशर की फॉर्म में इस तरह से हो जाएगा P1 ρ1V² प्लस ρg Z1। तो इस तरह से ये प्रेशर की फॉर्म में हो जाएगा। तो आपने बर्नौली के 3 फॉर्म देख लिए, एक तो एनर्जी का फॉर्म देख लिया, एक हेड का फॉर्म देख लिया और एक प्रेशर का फॉर्म देख लिया। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब ये बर्नौली थ्योरम ये कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है, ये कि इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि कौन सा अजम्पशन है बर्नौली का, कौन सा अजम्पशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और देखते हैं इसमें। अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो टर्म्स होते हैं, इन टर्म की यूनिट क्या होती है। तो यदि आप इसकी बात करेंगे, ये जो टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स हैं, तो एनर्जी के फॉर्म में होगा तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा, है ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट की यूनिट होगी आपका, एनर्जी की यूनिट जूल पर मीटर, सॉरी जूल पर किलोग्राम। ये सारे जो टर्म्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी पर यूनिट मास। तो इन सब की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर किलोग्राम। या फिर हम ये बोले यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट की यूनिट भी क्या हो जाए, जूल पर किलोग्राम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह मैं हेड के फॉर्म की बात करूँ तो P1/ρg है, तो यहाँ पर जो यूनिट आती है ये आती है मीटर। यहाँ पे जो कांस्टेंट की यूनिट आएगी मीटर आएगी। या फिर मैं हर टर्म की यूनिट की बात करूँ तो हर टर्म की यूनिट भी क्या होगी, यहाँ पे मीटर ही होगी। या इस यूनिट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जूल पर न्यूटन, क्योंकि ये आपका एनर्जी पर यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हर टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट वेट को, तो इसकी यूनिट जूल पर न्यूटन भी होती है। प्रेशर की फॉर्म में देखें तो प्रेशर की फॉर्म में ऑब्वियसली ये सारे प्रेशर की फॉर्म में होंगे, तो इनकी यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी। ठीक है। अब बर्नौली थ्योरम कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है। अजम्पशन पहला ये है कि कांस्टेंट डेंसिटी, इनकम्प्रेसिबल, इन सब सारे जो टर्म्स होते हैं इनका एक ही मीनिंग होता है। कांस्टेंट डेंसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलना चाहिए मुझे। कांस्टेंट डेंसिटी, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल, ये तीनों टर्म का मतलब एक ही है कि उसमें आपका फ्लूइड की डेंसिटी चेंज होनी होती है, डेंसिटी चेंज होगी तो आपका वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह के फ्लूइड कहलाते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो पहला जंक्शन होगा कि फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और इनकम्प्रेसिबल होगा तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। स्टेडी फ्लो होना चाहिए। स्टेडी फ्लो होने का मतलब ये है कि जो फ्लो के पैरामीटर है, प्रेशर है, वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। ठीक है। स्टेडी फ्लो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, ये मैंने एक लेक्चर में कवर ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। इरोटेशनल का मतलब जो पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे होंगे, वो आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे, ऐसा नहीं वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहे होंगे। नो फ्रिक्शन हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। जनरली क्या है, जब फ्लूइड का फ्लो होगा तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली हो रहा होगा, लेकिन हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब जैसे एकदम हम माने कि वेलोसिटी दोनों सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे वेलोसिटी बराबर है, वेलोसिटी बराबर होगी तो दोनों हेड आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हेड इक्वल हो जाएंगे तो V1² और V2² ये क्या एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी, P1 + ρ(g(H1) = P2 ρg(H2)। ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट हो गए। और मान लो H2 = 0 है अब इस इक्वेशन में। ठीक है, H2 = 0 तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि H2 0 होगा तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 होने का मतलब आपका जो P2 है, P2 = क्या आ जाएगा, P1 + ρg(H1). एप्लीकेशन क्या है बर्नौली थ्योरम के, बेंचोमीटर। आपका बेंचोमीटर से हम जो डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन निकालते हैं वो बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है।
ऑरिफिस मीटर, ये वेंचुरीमीटर ऑरिफिस मीटर दोनों हम यूज़ करते हैं टू मेजर द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। पिटोट ट्यूब को हम, जैसे ओपन चैनल होते हैं, कोई रिवर है या कोई कैनाल है, तो उसमें जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पिटोट ट्यूब। हाइड्रोलिक पंप्स में आप देखा होगा, जैसे स्पेसिफिक मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूँ, आप चाहें तो मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप का लेक्चर देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है, जो आपका इम्पेलर होता है और केसिंग होता है, उसके बीच में जो गैप होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो गैप बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ने से क्या हुआ, वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी हेड कम हुआ तो इसका मतलब काइनेटिक हेड कम हुआ। तो काइनेटिक हेड ये कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा हेड बढ़ रहा होगा, तो वहाँ पे प्रेशर हेड बढ़ जाता है। तो ये भी बर्नौली